हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इसमें सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य को देखेंगे। सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य में सिविलाइजेशन पर्सपेक्टिव माना जाता है, जो सभ्यता के द्वारा अपने अध्ययनों को आगे बढ़ाता है। ये मुख्यतः मानव शास्त्री माने जाते थे, लेकिन कुछ समाजशास्त्रों में भी इनका अहम योगदान देखने को मिलता है, क्योंकि उन्होंने समाज, संस्कृति और जनजातियों के बारे में अध्ययन किया। मेन रूप से देखें तो इन्होंने संस्कृति और सभ्यता को आधार बनाकर अपने अध्ययनों को आगे बढ़ाया। ये वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक प्रकृति से अध्ययन करने के लिए जाने जाते हैं। सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य में देखी जाए तो ये अपने अध्ययनों को सरल और शीघ्रता से अपने कंक्लूजन पे आ जाते हैं, और मुख्यतः ये आज्ञानात्मक सोच को लेकर चलते हैं। जैसे कि पहले हम किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करेंगे, बाद में हम उसको सिद्धांत सिद्ध कर देंगे। हमें तथ्य मिलेंगे, उसके द्वारा हम जोड़ेंगे उन तथ्यों को, आपस में वर्गीकरण करेंगे, उनका संपादन करेंगे, फिर उनका प्रतिपादन कर देंगे और सिद्धांत के रूप में प्रतिपादन करेंगे। ये हो गया आग्रहात्मक सोच के अनुसार। जैसे कि सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य में हमें सभ्यता को देखने को मिलता है, जैसे कि हमने पहले सिंधु सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, वैसे कई प्रकार की सभ्यता हमें देखने को मिलती है। उनके आधार पर हम बता सकते हैं कि समाज किस प्रकार रहा होगा, उनकी कौन कौन सी अपनी विशेषताएं रही होगी, उनकी अपनी कौन कौन सी विशेषता रही होंगी। इस आधार पर हम कंक्लूजन देख सकते हैं कि समाज पहले अनसिविलाइजेशन था, फिर धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता में लोग किस प्रकार रहते थे, उनके किस प्रकार के खाना पीना था, किस प्रकार नियम फॉलो करते थे, उस प्रकार हम समाज को समझ सकते हैं। तो इसमें औपचारिक संगठन और नियंत्रण का अध्ययन होता है। ये मुख्यतः एन के बोस, निर्मल कुमार बोस, सुरजीत सिन्हा और बर्नार्ड केन्स इनके अध्ययन के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें हम एन के बोस और सुरजीत सिन्हा को हमारे सिलेबस के आधार पर पढ़ेंगे। सभ्यता देखें तो सभ्यता को मेकर पेज ने अच्छी तरह परिभाषित किया है। उन्होंने देखा कि सभ्यता का तात्पर्य संपूर्ण प्रवृत्ति और नियंत्रण से है, जिसमें मनुष्य ने अपने जीवन की दशाओं को नियंत्रित करने के प्रयत्न से बनाया है। यानी सभ्यता क्या है कि मनुष्य की संपूर्ण प्रवृत्ति है, और नियंत्रण से जिससे मनुष्य नियंत्रण है, जिसने मनुष्य अपनी जीवन की दशाओं को नियंत्रित करने के लिए बनाया है। जैसे कि गाड़ी, ये एक तरह से सभ्यता का रूप है कि हम अपनी सुविधाओं को और अपनी जीवन की दशाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, कि हम कहीं जाना है तो हम जल्दी से पहुंच सकते हैं। इस प्रकार सभ्यता के आधार पर देख सकते हैं। सभ्यता मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करती है। जैसे संस्कृति को हम अभौतिक पक्ष कहते हैं और सभ्यता को भौतिक पक्ष कहते हैं। ये भौतिक पक्ष क्या होते हैं? जो हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि हमारा घर, हमारी गाड़ी, हमारे कुछ औजार वगैरह। इस प्रकार आवश्यकता की पूर्ति के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग जो संस्कृति को प्रतिनिधित्व करे, जो संस्कृति का प्रतिनिधित्व करे, उसको बोलते हैं सभ्यता। ये संचरणशील होती है और निरंतर आगे बढ़ती रहती है। कि जैसे कि इन्वेंशन होते हैं तो सभ्यता आगे बढ़ती रहती है। पहले हमारे पास क्या था? पहले हमारे पास पंखा था, ठीक है। पंखे के बाद हमने देखा कि कूलर का आविष्कार हुआ, कूलर के बाद हमने देखा एसी का आविष्कार हुआ। इस प्रकार देखें तो भौतिक संस्कृति आगे बढ़ती ही रहती है, चाहे अभौतिक बढ़े ना बढ़े। तो इस प्रकार सभ्यता संचरणशील और निरंतर आगे बढ़ती है। इसमें बाह्य आचरण देखने को मिलता है, भौतिक तत्वों का इसमें मेन इम्पोर्टेंस होता है। अब हम बात करें निर्मल कुमार बोस की, एन के बोस। इनका जन्म, इनकी बायोग्राफी देखिए तो इनका जन्म 22 जनवरी 1901 को बंगाल, जो अभी कोलकाता में है, हुआ था, और 1972 तक इन्होंने अपना जीवन योगदान दिया था। ये मुख्यतः मानवशास्त्री और समाजशास्त्री दोनों रहे। इनका शिक्षा देखें तो इनकी शिक्षा बिहार, बंगाल और उड़ीसा में हुई थी, क्योंकि इनके पिता एक डॉक्टर थे। डॉक्टर होने के नाते उनको कई जगह जाना पड़ता था। इस वजह से इनकी शिक्षा एक जगह पे ना होकर कई जगह पर हुई है, जिसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा देखने को। उड़ीसा है। भूगर्भ शास्त्र से इन्होंने बीएससी की थी प्रेसिडेंसी कॉलेज से इन्होंने बीएससी की थी, और एमए इन्होंने की थी एमए इन्होंने 1955 में मानव शास्त्र से इन्होंने एमए की थी। फिर इनको प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व विभाग और मानवीय भूगोल का अध्यापन कार्य स्टार्ट किया था इन्होंने। इनको 1959 में मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण संस्था में निर्देशन के रूप में इनको चुना गया था। और इन्होंने मुख्यतः उड़ीसा के जो मंदिर होते हैं, स्थापत्य कला, मूर्तिकला आदि के बारे में इन्होंने अपने अध्ययन किया, और उनके अध्ययन के आधार पर ही इन्होंने उनका अध्ययन किया था। ये स्थापत्य कला उनको प्रमोट करते थे एक तरह से, कि मंदिरों की स्थापत्य कला के बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। इन्होंने कैलिफोर्निया, बर्कले, शिकागो यूनिवर्सिटी में लेक्चर भी दिए थे।
1959 में इस मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण संस्था के निर्देशन रहे और मैन इन इंडिया के संपादक भी रहे। जब इनको 1967 और से 1972 तक ये SC और ST के कमीशन के पद पर रहे, जिसमें से उन्होंने जनजातियों के ऊपर लिखा कि जनजाति सर्वाधिक कमजोर कड़ी है, जनजाति भारतीय समाज की सर्वाधिक कमजोर कड़ी है। और 1966 में भारत में इनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया और इन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिलकर कई आंदोलनों में भाग लिया, जिसमें से नमक तोड़ो सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और 1948 में नो आखाली अभियान में इन्होंने महात्मा गांधी का सहयोग दिया। और इन्होंने महात्मा गांधी के साथ अपनी कई यात्रा की और कई बार ये जेल में भी गए। इस प्रकार इनको देखें तो ये एक तरह से युवा समाज का उस टाइम प्रतिनिधित्व करते थे। और इन्होंने अपनी एक डायरी बनाई थी, उनमें डायरी में इन्होंने परिव्रजा कर डायरी में इन्होंने डायरी में अपनी कई जहाँ पे ये भ्रमण करने जाते थे उसके बारे में उन्होंने कई भारतीय समाज के और संस्कृति के बारे में अपने विचार इन्होंने दिए हैं। इनका शोध कार्य देखें तो भारत में वसंत उत्सव इनका शोध कार्य रहा। इन्होंने मटेरियल कल्चर ट्रेड सर्वे के जरिए भारत के सांस्कृतिक नक्शा तैयार किया, जिसमें उन्होंने जनजातियों की, भारत में जो जनजातियां हैं उनमें जो कल्चर पाया जाता है उनका कल्चर के आधार पर उनका एक नक्शा तैयार किया था। जो ऐतिहासिक विभाग पर रहते हुए प्रागैतिहासिक पुरातत्व विभाग के अध्यापन कराते समय इन्होंने मटेरियल कल्चर ट्रेड सर्वे के जरिए भारत के सांस्कृतिक नक्शा तैयार किया था। ये मुख्यतः शब्दावादी परिप्रेक्ष्य से जुड़े होते हैं। सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य का तात्पर्य कि इन्होंने भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में इन्होंने अपनी विचार दिए कि किस प्रकार सभ्यता, जैसे कि इन्होंने बताया कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता, जो इसका तात्पर्य कि स्थलों पर एक समय विशेष में किए गए भौतिक निर्माण, कृषि, व्यापार, उद्योग, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और धर्म, शिक्षा, सामाजिक व्यवस्था से है, जो संस्कृति के समक्ष मानव पूर्णतः निष्क्रिय नहीं है बल्कि संस्कृति में बदलाव लाने में सक्षम है। इतिहास को पन्ने को उठाकर उदाहरण पड़े हैं। एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों ने संस्कृति के प्रभाव को बदल दिया है। मतलब उनका कहना था कि व्यक्ति ही मनुष्य की संस्कृति को चेंज कर सकता है, जैसे कि हम सभ्यता को देखने को मिलता है। इन्होंने विज्ञान, अनुभव और अधिष्ठान पे भी कार्य किया। इन्होंने बताया कि विज्ञान का अर्थ है कि हम साक्ष्यों के आधार पर तथ्यों को इकट्ठा करके उसका संपादन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालें। उसके आधार पर इन्होंने अनुभव को भी गलत नहीं ठहराया, इन्होंने अनुभव का भी समर्थन किया विज्ञान के साथ साथ। उनका मानना था कि हम अनुभव के आधार पर तथ्यों को इकट्ठा करके उनका सिद्धांत प्रतिपादन कर सकते हैं और अनुभव के आधार पर हम कोई निर्णय निकाल सकते हैं। इन्होंने सामाजिक उद्धार के लिए ज्ञान को बहुत इम्पोर्टेंट माना। इन्होंने बताया कि अगर हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हम ज्ञान इसलिए प्राप्त करेंगे क्योंकि हम इससे सामाजिक और आर्थिक उद्धार या उन्नति कर सके, समाज को एक आगे बढ़ा सके। इस प्रकार इन्होंने सामाजिक और आर्थिक उद्धार के लिए ज्ञान को आवश्यक माना, न कि रटने वाली चीज़ों को ज्ञान प्राप्त कर डिग्रियों को प्राप्त करना। इन्होंने बताया कि डिग्रियों को प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है कि हम अपने ज्ञान से सामाजिक आर्थिक उद्धार कर सकें। आगे देखें तो इन्होंने जुआंग जनजाति का भी अध्ययन किया। जुआंग जनजाति उड़ीसा की एक महत्वपूर्ण जनजाति मानी जाती थी, जो उड़ीसा में अपने शिकार और झूम कृषि, मतलब जो अस्थायी कृषि होती है उसके आधार पर अपनी आजीविका चलाती थी। लेकिन ब्रिटिश काल के शासन के दौरान उन्होंने जो पर्यावरण और वनों पर जो प्रतिबंध लगाए, उनकी वजह से इनको अपनी कृषि, अस्थायी कृषि और शिकार की अवस्था को छोड़ के इनको अपनी आर्थिक पूर्ति के लिए दूसरे साधनों को अपनाना पड़ा। इस वजह से इन्होंने स्थायी कृषि करना आरंभ किया और कहीं तो ये अपने हस्तकाल व्यवसाय से भी जुड़े। इस प्रकार जुआंग जनजातियों ने इस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिले और वो एक तरह से स्थायी समाज के रूप में हिंदुओं से कनेक्ट हुए और उनमें परिवर्तन देखने को मिला। इसके आधार पर इन्होंने नागपुर की मुंडा जनजाति का अध्ययन किया कि मुंडा जनजातियों में भी बहुत अधिक परिवर्तन देखने को मिला है ब्रिटिश काल के दौरान। इस प्रकार इन्होंने जुआंग और मुंडा जनजाति का अध्ययन किया। इन्होंने भारतीय जाति, जनजाति, संस्कृति, सभ्यता आदि के परिप्रेक्ष्य में अपने अध्ययन किए। इन्होंने बताया कि भारत में जाति एक अनुपम व्यवस्था थी। इन्होंने बताया कि भारत में जो
जो ब्रिटिश काल के बाद जातियों में परिवर्तन आया है वो बहुत हद तक परिवर्तन आ चुका है। जाति अब पहले जैसी नहीं रही है। उन्होंने बताया कि पहले जाति आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, जैसे कि जजमानी प्रथा में देखने को मिलता है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड थी, उनमें एकता देखने को मिलती थी। लेकिन ब्रिटिश काल के दौरान इस प्रकार की व्यवस्था पूरी तरह खंडित हो गई। इन्होंने अंबेडकर का विरोध किया, जिस प्रकार अंबेडकर ने कहा कि एक उच्च जाति नीची जाति को नीचा दिखाने के लिए ऐसे कार्य करती है, जैसे कि ब्राह्मणवाद और मनुस्मृति को अंबेडकर ने जलाया। उस प्रकार इन्होंने बताया कि जाति इस प्रकार नहीं है, जाति बल्कि एक ऐसी संगठनात्मक और एकता वाली व्यवस्था है जिसमें आर्थिक और सांस्कृतिक एकता पाई जाती है। एक जाति दूसरे जाति के सहयोग के आधार पर जुड़ी हुई है। इन्होंने भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया। इन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृति में अर्थ, काम, मोक्ष, इन तीनों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारतीय संस्कृति बहुत अच्छी है। जैसे कि अर्थ यानी आर्थिक, काम यानी व्यक्तिगत इच्छाएं, और मोक्ष यानी जैसे कि मोक्ष बोला जाता है कि व्यक्ति की आत्मा की संतुष्टि। इस प्रकार इनकी भारतीय संस्कृति में इन तीनों रूप देखने को मिलते हैं। वहीं इसके आधार कोई भी संस्कृति के आचार के आधार पर देखें तो 4 अवस्था देखने को मिलती है। एक वस्तु, एक क्रिया, उसको क्रिया में लाना, और संहिता यानी सामाजिक संस्था, और तत्व यानी व्यक्तिगत विश्वास। इस आधार पर हम 4 अवस्था देख सकते हैं। इन्होंने सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में बताया कि संस्कृति में सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं। संस्कृति हमेशा एक अवस्था में नहीं रहती, व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार संस्कृतियों में परिवर्तन करता है। जैसे कि इन्होंने फ्रेंच बुआस और दुर्खिम ने बताया कि समाज व्यक्ति पर अपने चीज़ों को आरोपित करता है, कि समाज व्यक्ति को बनाता है, न कि व्यक्ति समाज को बनाता है। पर इन्होंने कहा कि नहीं, व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संस्कृति में परिवर्तन कर सकता है। समाज की कोई मोनोपोली नहीं होती कि वो एक व्यक्ति को कंट्रोल कर सके, बल्कि व्यक्ति कंट्रोल करता है समाज को, और वो अपनी आवश्यकता अनुसार संस्कृति को बदल भी सकता है। इन्होंने सांस्कृतिक संपर्क, संस्कृतियों का संपर्क, जो सामाजिक आर्थिक रूप से परिपक्व संस्कृति परिवर्तन नहीं होती। इन्होंने बताया कि संस्कृति में परिवर्तन क्यों होता है। कोई भी संस्कृति, कोई भी जनजाति की संस्कृति देखें तो उनमें परिवर्तन क्यों होता है। इन्होंने अपने विचार दिए। इन्होंने बताया कि कोई भी जनजाति संस्कृति, कोई भी अगर संस्कृति सामाजिक और आर्थिक रूप से परिपक्व है, यानी वो अपने आप में पूर्ण रूप है, स्वावलंबी है, तो वो परिवर्तन नहीं होगा। अगर वो आर्थिक और सामाजिक रूप से परिपक्व नहीं है तो उसमें अवश्य परिवर्तन देखने को मिलता है। इन्होंने ज्वांग जनजाति का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि ज्वांग जनजाति के आर्थिक साधनों को ब्रिटिश काल में बैन कर दिया गया था, कि उनको शिकार के लिए जंगलों में मनाही कर दी गई थी। इस वजह से उन्होंने अपनी संस्कृति में कुछ परिवर्तन किए। इस प्रकार अगर एक तरह से देखें तो उनको एक तरह से डर बना हुआ रहता है कि हमारी संस्कृति नष्ट ना हो जाए। इस वजह से वो कहीं ना कहीं विरोध भी करती हैं, पर विरोध करने से डरती भी हैं। इस प्रकार से आर्थिक और सांस्कृतिक परिपक्वता ही संस्कृति के परिवर्तन और नए परिवर्तन को निश्चित करती है। इन्होंने भारतीय सभ्यता और विभिन्नता में एकता को अच्छा माना। इन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृति और को बताया कि इन्होंने पूर्वी समाज से जो भी जनजाति आई वो हिंदू समाज से मिलने के बाद उसमें परिवर्तन हिंदू समाज जैसे हो गए। इस प्रकार भारत में कई जनजाति, कई प्रकार की संस्कृतियाँ हैं, लेकिन वो फिर भी भारत में विभिन्नताओं में एकता देखने को मिलती है। इस प्रकार इन्होंने बताया कि भारत की संस्कृति को एक संस्कृति का अध्ययन न करके हम इस प्रकार का अध्ययन करें कि भारत में एकता को रिप्रेजेंट करें। इन्होंने नगर और सभ्यता का विकास के बारे में बात की। इन्होंने बताया कि नगर और सभ्यता आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे अधिक सभ्यता को देखें तो लोगों के रहन सहन, खान पान, सड़क निर्माण, सार्वजनिक कुआं, तालाब आदि को देखें तो सबसे पहले नगरों में ही उसका विकास होता है। उसके बाद नगरों में ही सभ्यता का केंद्र है। इस पर नगर के आसपास के लोग गांव की आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक क्रियाओं का केंद्र है। नगर ही गांव के आर्थिक, धार्मिक सब क्रिया के केंद्र रहे हैं। नगरों में ही मानव सभ्यता का जन्म हुआ है। ये सभ्यताएं जन्म स्थलीय है। नगरों में ही सभ्यता फलती फूलती है। दूसरी सभ्यताएं भी नगरों में ही विकास में अपनी भूमिका अदा करती है। इस प्रकार नगर सभ्यता आपस में आश्रित है। नगर और सभ्यता अपने आप में आश्रित है। इस आधार पर देखें तो इन्होंने अपनी नगर और सभ्यता के बारे में भी अपने विचार दिए हैं। इनकी कृति को देखें तो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी जो 1929 में आई थी, कैनन ऑफ ओरिसन एग्रीकल्चर 1932 में आई थी,
कन्वेंशन इन मयूरभंग, इन्होंने मयूरभंग पर जो उत्खनन का कार्य किया था उसके ऊपर इन्होंने बुक लिखी थी। कल्चर एंथ्रोपोलॉजी ऑफ अदर एसेस 1953, कलकत्ता ए सोशल सर्वे 1964, कल्चर एंड सोसाइटी इन इंडिया 1967, प्रॉब्लम ऑफ नेशन इंटीग्रेशन यानी भारत में एकता की समस्या 1967, प्रॉब्लम ऑफ नेशनल 1969, ट्राइबल लाइफ इन इंडिया, ट्राइबल लाइफ इन इंडिया जो सर्वाधिक कमजोर कड़ी बताई इन्होंने 1971 में हुई लिखी गई थी। इनका मानना था कि भारत में जनजातियों में परिवर्तन हो रहा है, वो धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। इस प्रकार इनको मानना था कि भारत की जनजाति परिवर्तित हो रही है, लेकिन वो धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है। इस प्रकार इन्होंने अपने अध्ययन में जनजाति, जाति, भारतीय संस्कृति, समाज, शहरी और नगरी आदि सभ्यता, संस्कृति आदि को शामिल किया है। थैंक यू वेरी मच।